नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जी न्यूज भारत के एक बेहद खास और संवेदनशील कार्यक्रम संवाद में। अभी हम स्टूडियो से लाइव हैं और इस लाइव संवाद में हमारे साथ मौजूद है वर्तमान बीजेपी जिला अध्यक्ष मानसिंह गुर्जर जी और वर्तमान कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा जी। वहीं यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान जिला अध्यक्ष बीजेपी के सुशील दीक्षित जी, वहीं राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट और कांग्रेस से पूर्व जिला महासचिव यहां पर मौजूद हैं राजेश जैमिनी जी। और यहां पर जो खास बात है वो यही है कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, जो 26 जून 2026 से शुरू होता है और आज 25 जुलाई 2026 को खत्म होता है, कि किस तरह से एक आंदोलन जो कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से शुरू हुआ और कैबिनेट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खत्म होता है। इन्हीं सब बातों को लेकर एक चर्चा होगी, लेकिन आप देखिए कि एक महीने के दौरान हमारे देश ने क्या क्या देखा। नीट परीक्षा में धांधली, चाहे से किसी भी एक बड़े स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें पेपर लीक की समस्या हो, या फिर वो प्रतियोगी परीक्षाओं में चलने वाला वो सिंडिकेट, इन सब के खुलासे के बाद ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होता है। और आप देखिए कि 20 जुलाई 2026 की वो तारीख जो इस आंदोलन को पूरे विश्व में लेकर के जाती है, कि किस तरीके से वहां दिल्ली में जब संसद की ओर एक शांतिपूर्ण पैदल मार्च के रूप में छात्र आगे बढ़ते हैं तो किस तरह से उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब कुछ हमारे देश ने देखा। हमारे साथ कांग्रेस से और बीजेपी से, दोनों पार्टियों से यहां पर जिला अध्यक्ष और विधायक जुड़े हुए हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं यहां पर, मानसिंह जी, रामकेश जी, आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, धन्यवाद चौधरी जी। मानसिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं एक बार और पूछूंगा। मानसिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारे साथ यहां पर कांग्रेस के वर्तमान विधायक रामकेश मीणा जी अभी मौजूद हैं। रामकेश मीणा जी, आप भी इतने करीब से इस सबको देख रहे हैं, इस आंदोलन को आपने देखा है, आपकी पार्टी भी इसमें सक्रिय रही है। सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि आपके नजरिए से ये जो आंदोलन है ये किस तरह का रहा? ये चौधरी जी, ये जो आंदोलन अभी जंतर मंतर पे हुआ है, पूरी तरीके से संवैधानिक दायरे में रहते हुए और सत्याग्रह जो हमारे बच्चों ने वहां पर किया, और वो भी बहुत ही जायज बात, जायज मांग को लेकर के अपनी बात रखने का जो उनका इरादा था, उसको जिस तरीके से सरकार ने अनसुना किया, उनको हर तरीके से हल्के में लेकर के और उनको, उनके आंदोलन को, उनके सत्याग्रह को जो कुचलने का इस अहंकारी सरकार ने जो काम किया है, वो किसी में रूप में देश की जनता उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थी जी। इसी कारण जो हमारे बच्चों ने वहां पर जो धरना प्रदर्शन किया, इस वजह से, और जो सरकार ने जो दमन चक्र उनके खिलाफ शुरू किया, उसको लेकर के पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। और उसका नतीजा ये रहा बेसिकली कि आज शिक्षा मंत्री जी का जो इस्तीफा हुआ है, जो सरकार ये कह रही थी जी कि एनडीए में हमारे यहाँ कोई इस्तीफा नहीं होता है, इतनी अहंकार की बात करने वाली सरकार पूरी तरीके से घुटनों पे आ गई और देश की जनता के सामने, देश के युवाओं के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए और शिक्षा मंत्री
ने इस्तीफा दिया है, ये हमारे युवाओं की ताकत और उनके सत्याग्रह की ताकत, यानी कि आप ये इसका जो बिल्कुल क्रेडिट है वो युवाओं को देना चाह रहे हैं। बिल्कुल युवाओं को जाता है। युवाओं को क्रेडिट इसलिए जाता है कि उन्होंने अपना जो आंदोलन चलाया, वो आंदोलन कोई राजनीतिक पार्टी उस समय उनके सपोर्ट में नहीं थी। जी सोनम वांगचुक जी जो आए, उन्होंने अपना आमरण अनशन चालू किया, भूख हड़ताल चालू की। बिल्कुल। उस समय तक कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके साथ नहीं थी। अगर ये सरकार संवेदनशील होती तो निश्चित रूप से उनकी बात को सुनती। अभी हमारे और साथ इस दोबारा पे से मान सिंह जी भी लीड जुड़ चुके पेपर हैं। क्या के आप हमारी जो आवाज सुन पा रहे हैं मान लीक सिंह हुआ, जी? इस प्रकरण में निश्चित रूप से वो कोई निर्णय लेती, लेकिन वो निर्णय लेने में उन्होंने देर लगाई। और बहुत देर बाद में जब पूरे देश का युवा सड़कों पर उतर गया, तब जाकर के इस अहंकारी सरकार की नींद खुली है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। आज मैं इसके लिए हमारे छात्रों को, युवाओं को, युवा शक्ति उसको बधाई देना चाहूंगा। रामकेश जी, उन्होंने मैं अपनी इसमें पूरी जोड़ना ताकत के चाहूंगा इस साथ बात में आपको। सरकार का मुकाबला किया और सरकार को घुटनों पर लेकर के आए। रामकेश जी, आपसे ये एक सवाल रहेगा कि सरकार ने आज 10 करोड़ रुपए जुर्माने और 10 साल सजा का नया ड्राफ्ट पेश किया है, तो क्या कांग्रेस इस नए कड़े कानून और गठित उच्च स्तरीय सुधार कमेटी का स्वागत करती है या नहीं, या अभी भी उनकी नीयत पर कोई सवाल है? आप देखिए, सवाल ये बेन जी, आज ये सवाल नहीं है। कोई कानून बनाया है, कानून अब इसको पहले अभी पार्लियामेंट में ये पेश होगा, बिल पेश होगा अभी सोमवार को या मंगलवार को। अच्छा। और बिल पेश होकर के वहां से जब ये वहां पास होता है, कानून बनेगा, उसके बाद में ये कार्रवाई होगी। इसके तहत जो भी कोई नए प्रकरण आएंगे उसके तहत कार्रवाई होगी। लेकिन पहले जिन बच्चों की जिंदगी खराब हो गई है और बड़े स्तर पर जो लोग इसमें पीड़ित रहे हैं, उनको न्याय कैसे मिले? उनको न्याय के लिए जो जंतर मंतर पे जो युवा इकट्ठे हुए, सरकार का ये नैतिक दायित्व था कि उनकी बात को सुनती। सरकार का ये दायित्व बनता था कि इसकी निष्पक्ष जांच करा करके और इस पे एक्शन लेती। लेकिन सरकार ने ये भूल की, युवाओं की ताकत को पहचानने में उन्होंने देर लगाई। और अब जब पूरे देश का युवा उनके साथ खड़ा हुआ है और माननीय राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है, अब जाकर के सरकार की आंखें खुली है। बात की है अभी कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है, लेकिन सवाल मेरा ये था कि क्या आप उसके पक्ष में है या नहीं, जो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया है, जिस तरह की सुधार कमेटी की वो बात कर रहे हैं, ड्राफ्ट करते हैं या नहीं? ड्राफ्ट का मसौदा आपके पास आ गया क्या? मसौदा तैयार होगा, लेकिन अपन समर्थन की बात कर रहे हैं। नहीं, आपके पास आ गया हो तो मुझे बताओ आप। अभी तो ड्राफ्ट की काल्पनिक बातें हो रही है जी। ड्राफ्ट जो है किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। ड्राफ्ट अभी पार्लियामेंट में पेश होगा और उसके बाद में अगर पास होकर के कानून बनता है, उसके बाद में उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, उनकी समीक्षा वो बाद का विषय है। लेकिन आज तक जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है और जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उन बच्चों में, उनके साथ में जो वहां जंतर मंतर पे जो बुरी तरीके से उनको पीटा गया है, उनके साथ जो जाति की गई है, इसको देश का युवा कभी भूलेगा नहीं। और इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका जो सरकार का अहंकार है, वो अहंकार जमीन पे आकर के रहेगा और इस देश की जनता इस अहंकार को नीचे गिरा के रहेगी। मोदी और अमित शाह जी जो अहंकार की बातें करते हैं, एनडीए में इस्तीफा नहीं होता, आज कैसे हो गया इस्तीफा? ये बात तो खैर सुनने को मिलती है रामकेश जी, लेकिन ये जो मैं यहाँ पर जो आपको बीच इनके में रोकना चाहूंगा। बड़बोलापन है। आपसे ये पूछना चाहूंगा कि चलिए ठीक है, ड्राफ्ट नहीं आया है अभी, आप ऐसा कहते हैं, समर्थन की बात पर थोड़ा समय लेते हैं आप, लेकिन आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस से ये पूछा जाए कि आप क्या इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आप समाधान क्या देखते हैं? अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या समाधान देखते? हमारी अगर सरकार होती तो निश्चित रूप से जंतर मंतर पे जैसे ही युवाओं का आंदोलन शुरू हुआ, हम लोग उनसे बातचीत करते
संवाद बनाते, उनकी समस्या को सुन करके उसका रास्ता निकालते और छात्रों को किसी भी रूप में ये दंडित करने का काम जो अभी पुलिस ने किया है, जो उनके साथ बुरी तरीके से उनका जो दमन किया है बच्चों का, ये कांग्रेस की रीति नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा ऐसे मुद्दों पर संवेदनशीलता बरतते हुए उनका निराकरण करने की कोशिश की है। ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपना करके और जनता की आवाज को दबाना चाहती है, युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है और वो दमन करके ऐसे जन आंदोलनों को, सत्याग्रह को दबा करके और अपनी हिटलरशाही थोपना चाहती है। देश की जनता ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इनको आज जी की तरफ रुख करूंगा और एक बार आज जो इनको आज घुटने पर आना पड़ा, ये इनकी पहली हार है। पहला विकेट इनका गिरा है, आगे कई विकेट और गिरेंगे और इस सरकार को अब जो है जनता के सामने हर बात का जवाब देना पड़ेगा और जवाबदेही सरकार की तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रही है, हाई कोर्ट की नहीं मान रही है, ऐसी तानाशाही सरकार हमने कभी देखी नहीं और इनका अहंकार आसमान पे है, ये अहंकार नीचे आकर के रहेगा। आपके लिए सवाल और बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जैसा शायद मान सिंह जी अभी यहाँ पर आवाज नहीं आ पा रही, शायद मैं एक बार फिर पूछ लूंगा। आप सुन पा रहे मान सिंह जी हमें? शायद आवाज धीमी हो। आप सुन पा रहे हैं हमें? मान सिंह जी वैसे तो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और शायद कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से। मान सिंह जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपके लिए एक सवाल था और यहाँ पर मेरे साथ भी बीजेपी से ही निवर्तमान जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं। आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि 25 जुलाई को जंतर मंतर पर 1 महीने से चला आ रहा युवाओं का या कहे सीजेपी का ये बड़ा आंदोलन समाप्त हो गया आज और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है। तो आप ये बताएं कि सरकार ने युवाओं के जन आक्रोश के आगे झुक करके ये फैसला लिया है और या फिर कहें कि जैसे विपक्ष है वो इसे अपनी राजनीतिक जीत बता रही है, आपको क्या लगता है? शायद वहां पर आवाज नहीं जा पा रही। हमारे साथ यहाँ पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं सुशील दीक्षित जी। तो यही सवाल मैं आपसे लूंगा कि आप बताएं कि भाई सरकार ने युवाओं के जन आक्रोश के आगे झुक करके फैसला लिया या फिर जैसा कहा जा रहा है कि भाई इसमें और पार्टियां भी शामिल हो गई थी, उनको भी क्रेडिट दिया जाए, वो भी अपनी जीत बता रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैंने पेंसी जी आपको ये बताना चाहूंगा जी कि इसमें जहां तक झुकने वाली बात है वहां तो कोई बात ही नहीं। परिवार का एक तरह से एक जब परिवार का मुखिया जब कोई डिसीजन करता है तो परिवार के सब जनों की बात सुन करके उसके पास नहीं मिलती। उसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय मोदी जी ने भारत हमारे सभी लोगों को एक परिवार के 140 करोड़ लोग भारतीयों का एक परिवार है जी। और जब वहाँ कोई पीड़ा होती है, कोई दर्द होता है तो उसको सबको सुनना पड़ता है। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक मुखिया के नाते निर्णय किया। एक जो छात्रों की डिमांड थी वो वास्तव में एक अच्छी और सच्ची डिमांड थी और बिल्कुल जिस तरह से बार बार ये एक परंपरा सी बन गई थी पेपर लीक की वाली, इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता थी जी। और हमारी सरकार ने उनके अपने बहुत कोशिश करके और इन सब चीज़ों किया। जहाँ तक नीट के पेपर की लीक की बात है, जैसे ही सरकार को इस बात का पता लगा, सरकार ने तुरंत जो है इस पीड़ा को जानते हुए और बिल्कुल विद इन 1 मंथ और तुरंत दूसरा पेपर नीट का छात्रों को करवाया और उसके रिजल्ट भी आपने देखा होगा बहुत अच्छे आए। और जहाँ तक उसमें कोई कमियां थी उसके दूर करने के लिए जो बातें थी उनको सबको स्वीकार करते हुए सरकार ने सब छात्र हितों का ध्यान रखते हुए और सारे निर्णय किए। और जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात है, परिवार में जब परिवार के लोग एक दूसरे से आपस में खींचतान करते हैं तो निश्चित रूप से एक पक्ष को कभी उनसे सहमत होना ही पड़ता है। उसमें किसी को बड़ा बनने की, किसी को झुकने या झुकाने की कोई परंपरा या बात मानी नहीं जा सकती। ये छात्र हितों का विषय था
तो जो छात्र हितों में निर्णय होने थे वो सारे निर्णय किए। और निश्चित रूप से आप मान के चलिए, देश को पूरा भरोसा है, युवा शक्ति को पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जो जो डिसीजन लेंगे और जो कठोर कानून बनाएंगे वो निश्चित रूप से छात्र हितों में होगा, विद्यार्थियों के हितों में होगा। ऐसा पूरा भरोसा है हमको भी, आपको भी, पूरे देश को। जी सुशील जी, आपने अपनी बात रखी, रुक करेंगे रामकेश मीणा जी की और दोबारा से। रामकेश जी, आप जैसा कह रहे थे कि भाई केंद्र सरकार की ये विफलता रही है, 1 महीने तक वो इंतजार करते रहे, है ना। लेकिन सवाल आपसे ये है कि भाई अतीत में अगर देखें तो कई राज्यों में भी जो पेपर लीक के बड़े मामले हैं वो सामने आए हैं। कांग्रेस के पास देश की परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए कोई ठोस वैधानिक खाका यानी कि ब्लूप्रिंट या फिर सिर्फ चुनावी राजनीतिक मुद्दा है ये, आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा चुनावी राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं है। पहले भी पेपर लीक के मामले में राजस्थान सरकार और माननीय गहलोत साहब ने हमारे यहाँ कानून बनाया, और आज केंद्र में जब ये बात वहां पर उठी है और नीट का पेपर जो पूरे देश में जिसका चर्चा का विषय बना, जिससे पूरा देश प्रभावित हुआ, ऐसे मुद्दे पर भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से ये कतई अपेक्षा नहीं थी कि वो इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दें, और जो हमारे बच्चे धरना प्रदर्शन देकर के, सत्याग्रह करके, और एक देश का बहुत बड़ा वैज्ञानिक सोनम जी जो भूख हड़ताल पर वहां पर जो है जंतर मंतर पर जाकर के बैठता है, उसका उपहास करना, उसकी हंसी, उसका मजाक बनाना, और उन बच्चों को जो वहां धरना दे रहे थे उनको, उनका तरह तरीके से उनका मजाक बना करके उनको अपमानित करने का काम जो अभी इस सरकार ने किया है, और सरकार को अब ये पहली बार ये पता लगा है कि देश की युवा शक्ति में कितनी ताकत है। और युवा शक्ति की वो युवा शक्ति की ताकत के सामने आज इन्होंने शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफा दिलाया, लेकिन इस दौरान जो युवाओं के साथ में इस सरकार ने जो बर्ताव किया है वो हमेशा याद रहेगा। हमारे बच्चियों के साथ में और हमारे युवाओं के साथ में जो बर्बरता की, जो उनके साथ में मार पिटाई की, और उनका जो दमन चक्र चला, पुलिस के बेस में जो आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने जाकर के उनको जो वहां पर पिटाई करके और लोन लुहान उनको जो कर दिया, इसका इस देश का युवा समय आने पर पूरा हिसाब चुकता करेगा बीजेपी से, और देश का युवा इस बात को भूलेगा नहीं जी। ये जो अन्याय किया है इस सरकार ने, ये युगों तक ये याद रहेगा, और देश का युवा ना तो पहले झुका और न आज झुकेगा और न आगे झुकेगा। रामकेश जी, जैसे आप समय की बात कर रहे थे, लेकिन समय से मुझे एक सवाल और याद आता है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय भी रीट और कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। जब बात अपने राज्यों की आती है तो फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो रक्षात्मक रवैया क्यों अपनाती है? क्योंकि आपकी पार्टी के समय नीट का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो, पेपर जो लीक हुए हैं वो हर सरकार में हुए हैं, लेकिन हमने उसको रोकने का भरसक प्रयास यहाँ राजस्थान में किया, और पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद में अगर कोई देश का युवा सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए जाता है, हिंसात्मक तरीके से अपनी बात कहना चाहता है, सड़कों पे उतर करके सत्याग्रह कर रहा है, तो क्या इस सरकार को जो संवेदनशील सरकार का जो है ढोल पीटती है, क्या इस सरकार को उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी? ठीक है। 26 दिन तक इस देश का एक जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक, उसको भूख हड़ताल पे रखना और उसको बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करना, ये इनका जो तानाशाही रवैया उसको उजागर करता है। ये तानाशाही रवैया इस देश में नहीं चल सकता। इसका बिल्कुल भी क्रेडिट अहंकार जो इसका है इस सरकार का, जो साथ में आसमान पे है, पहली बार इसका अहंकार जमीन पे उतर करके आया है इस सरकार का,
अच्छा। और शिक्षा मंत्री जी का जो इस्तीफा हुआ है, ये इनकी बहुत बड़ी हार है। पहला विकेट इनका गिरा है। अब अगला स्टेप जो है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का होगा। इस देश का युवा चुप नहीं बैठेगा और कांग्रेस पार्टी भी चुप नहीं बैठेगी। रामकेश जी, आप एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, आप उपनेता के रूप में भी और एक विपक्ष के एक मजबूत रूप में भी आप देखे जाते हैं। और आप यहाँ गंगापुर सीटे में भी 3 साल से विधायक हैं, 3 बार से विधायक हैं। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि भाई यहाँ पर जब आप बात करते हैं युवाओं की, आप जब कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो बातें चल रही हैं वो बिल्कुल अलग है। भाई वहां पर जो प्रदेश स्तर पर आपकी पार्टी की बातें चल रही है, तो वहां क्रेडिट लेने की बात चल रही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा भी इसमें श्रेय है, हम अगर साथ नहीं आते तो शायद ऐसा नहीं होता। ये कहां तक सही है? देखिए बहन जी, हम इसमें पहले दिन से ही छात्रों के समर्थन में खड़े हुए थे, लेकिन हम चाहते थे, कांग्रेस पार्टी चाहती थी, राहुल गांधी जी तो फिर और खड़गे साहब ये चाहते थे। आप भी तो शुरू कर सकते थे, कांग्रेस शुरू कर सकती थी। सुनिए, खड़गे साहब और राहुल जी चाहते थे कि सरकार हमारे युवाओं की बात सुने, समाधान निकाल ले। नीट पेपर जो लीक हुआ है उसका प्रॉपर तरीके से उसका समाधान निकाल ले, छात्रों को विश्वास में लेकर के उसमें कार्रवाई करे जी। लेकिन इन्होंने विश्वास में लेना तो दूर की बात है, वहां पर बल प्रयोग चालू कर दिया। और जिस बेरहमी से बच्चों को वहां पर पीटा गया है, पूरे देश में इस बात को लेकर के आक्रोश है। इनका अहंकार जो है वो देखते ही बनता था। और हमारे युवाओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी सरकार इस देश में काम कर रही है जो युवाओं के प्रति इतनी संवेदनहीन है। और पुलिस के रूप में जो आरएसएस के गुंडों को भिजवा करके जो इन्होंने छात्रों के साथ जो बर्बरता की है, कांग्रेस पार्टी पहले से वो बर्बरता हमेशा याद रहेगी। ये सरकार का ये राजधर्म नहीं है, ये सरकार राजधर्म नहीं निभा रही। मेरा सवाल ये था आपसे कि अगर कांग्रेस पार्टी शुरुआत कर देती, अगर वही इस आंदोलन को आगे लेकर चलती, तो शायद युवाओं को वहां पर इकट्ठा नहीं होना पड़ता। अब इतने दिनों बाद में कांग्रेस पार्टी जब इन बच्चों के समर्थन में खुल करके आई है, तब इनके साथ में जब तक इनके साथ में बहुत ज्यादा बर्बरता मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, तब जाकर के अब मैं जुड़ गया हूँ। एक बार जरा इसको बंद करिए। मान सिंह जी एक बार मेरी बात सुनिए। और मैं मान सिंह जी से ही जानना चाहूंगा, वो काफी देर से शायद हमको सुन रहे थे लेकिन यहाँ तक आवाज नहीं आ रही थी। जी आप बोलिए। देखिए बेन जी, सबसे पहले तो पेपर लीक के मामले को सबसे ज्यादा जो हवा देने का काम किया पिछली राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट ने। जिस प्रकार से 5 साल तक युवाओं के साथ में कांग्रेस सरकार ने 17 पेपरों को लीक किया, युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया, ये लोग भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री ने पेपर लीक को महापाप कहा है। युवाओं के साथ में सहानुभूति है। देश का लोकतंत्र, देश के युवा मजबूत बने, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी चाहते हैं। और ये लोग भूल जाते हैं कि इन्होंने कभी उल्लंघन किया था 75 के अंदर, जब संविधान और जो न्यायालय ने आदेश की पालना तक इन्होंने नहीं की। ऐसे लोग आज संविधान की दुहाई दे करके नौजवानों को भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं। उनको जो परीक्षा हुई थी, उस नीट की परीक्षा की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया, उसकी दोबारा परीक्षा करवाई और पूरी तरीके से युवाओं को जिस प्रकार से उसमें दोबारा मौका दे करके आश्वस्त करने का काम किया। और आज जिस प्रकार से कानून बना करके 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जो प्रावधान किया है, ये लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार देश में युवाओं के साथ है। और जिस प्रकार का हिंसा का रास्ता इन लोगों ने जो चुनने का किया, लोकतंत्र में कहीं हिंसा का रास्ता नहीं है। आज जिस प्रकार से 100 से चूहे खाए बिल्ली हज को जाने की बात जो ये हो रही है, इन लोगों को समझना चाहिए, अपनी गरेबान में झांकना चाहिए कि सबसे ज्यादा पेपर लीक, सबसे ज्यादा युवाओं के साथ कुठाराघात अगर हुआ था तो पिछली अशोक गहलोत सरकार में हुआ। और जो सबसे बड़ा जो माफिया डॉन है पेपर लीक का, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिसकी कोचिंग से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, ऐसे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आज धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है, एक लोकतांत्रिक मान्यताओं के आधार पर लोकतंत्र को सर्वोपरि मान करके युवाओं के हित में जो सम्मान की बात की है, कांग्रेस के लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए, न कि देश में इस प्रकार का एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसकी आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में कहीं हिंसा का स्थान नहीं है। इसलिए इन लोगों को ये मालूम हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को 2047 में अग्रणी देश बनाना चाहती है। युवाओं के साथ में भारत की सरकार है और इसीलिए इस प्रकार का कानून बनाया है। इसलिए इस मामले में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। युवाओं को भ्रमित करके, युवाओं के आंदोलन की जो है पीठ पे जो है पैर रख करके ये लोग अगर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो कभी इस देश के अंदर दोबारा कांग्रेस नेस्त नाबूद हो चुकी है, आने का कोई काम नहीं है। मान सिंह जी, आपने भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी बात रखी और चूंकि आप इतने समय से अभी शायद जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन आपके लिए सवाल थे हमारे पास कि जनता ये कह रही है कि भाई 1 महीना क्यों लगा, मतलब इतनी देर क्यों हो गई? भाई क्या इंतजार कर रहे थे? देखिए, मतलब कि हिंसा हो, लाठीचार्ज हो, वाटर कैनन इस्तेमाल हो, इतना समय क्यों लग गया? देखिए, लोकतंत्र में 1 महीना नहीं, 1-1 साल तक भी आंदोलन चलते हैं और आंदोलन को पूरी तरीके से प्रक्रिया चलती है। इनके बीच में संवाद था, संवाद जारी था, संवाद चल रहा था। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने इसको भुनाने के लिए और जो राष्ट्र विरोधी ताकतों ने इसको भुनाने के लिए जो इसका दुरुपयोग करने का काम किया, युवाओं को भ्रमित करने का काम किया, इस कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। युवा नहीं चाहते थे लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी आंदोलन इस प्रकार से हिंसा के रास्ते पे आ जाए। इस देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलन हुए, 1-1 साल तक आंदोलन चले, लेकिन हिंसा के रास्ते पे नहीं आते। इतना जल्दी उस चीज को हिंसा पे लाना और कांग्रेस के बड़े नेताओं का जिस प्रकार का जो रवैया रहा है वो निश्चित रूप से गैर लोकतांत्रिक था। इसको समझना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार की स्थितियां थी उसमें सरकार उसको टैकल कर रही थी और इनको पता लग गया था कि अब यह आंदोलन खत्म होने की स्थिति में आ रहा है, इसलिए उसमें आग में घी डालने का काम इन लोगों ने किया और युवाओं को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इस भावना को समझा, और धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं की भावना के अनुरूप ये लोग गलत फहमी निकाल दे, किसी के दबाव में नहीं। देश का युवा सर्वोपरि है, युवाओं का हित सर्वोपरि है। कांग्रेस के लोगों ने 5 साल राजस्थान में युवाओं को कुचला, लेकिन उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वप्रथम सीबीआई जांच की आदेश दिए और आज जिस प्रकार का सख्त कानून बनाया है, स्थिति बहुत स्पष्ट है, मन स्थिति बहुत स्पष्ट है। मान सिंह जी, लेकिन ये कहां तक जायज है कि अपन छात्रों पर लाठी चार्ज करें, क्योंकि देश के लोग इसकी प्रशंसा नहीं कर रहे। आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून की स्थिति में कहां किस प्रकार से चूक रही है उसकी भी जांच हो रही है। पूरी तरीके से स्थितियां साफ होगी। इस आंदोलन में कौन लोग घुसे थे जिन्होंने ये स्थितियां पैदा की, ऐसे कौन लोग थे, बाहरी तत्व थे जिन्होंने इसको हिंसा के रास्ते पे ले जाने का काम किया, तो ये सारी स्थितियां जांच के बाद में साफ होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी युवाओं पे कुठाराघात न कर सकती, न करने का इरादा रखती है। तो आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि 10 साल की जेल, 10 करोड़ तक का भारी भरकम जुर्माना है ना, फास्ट ट्रैक की बात हो रही है, तो क्या ये जो व्यवस्थाएं हैं ये पूरी तरह से उसको माफिया मुक्त बना पाएंगी क्या? बिल्कुल माफिया मुक्त बनाने का काम करेंगे। राजस्थान में भजनलाल की सरकार ने जिस प्रकार से पिछले 2.5 साल में जो परीक्षाएं कराने का काम किया है, कांग्रेस के लोगों को इस बात का पता लग गया होगा कि उनके कार्यकाल में कैसे परीक्षा होती थी। आज युवा जिस प्रकार से आश्वस्त है, आज युवा जिस प्रकार से सोच रहा है, वो निश्चित रूप से उसको विश्वास हो चुका है कि कोई भी सरकार ऐसा करा सकती है। और केंद्र की सरकार ने जो कदम उठाया है, निश्चित रूप से इसका अमली जामा पहनाएंगे और ये जो है कानून का रूप लेने के बाद में ऐसी स्थिति आएगी कि 0 टॉलरेंस के आधार पर यह नीति लागू होगी। रामकेश जी अभी कह रहे थे कि भाई 1 विकेट गिर चुका है, उसके बाद और भी विकेट गिरेंगे। देखिए, रामकेश जी के ख्याली पुलावे हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। जो राहुल गांधी एक तरीके से जिसके बारे में ये परसेप्शन बन चुका है कि मैं नहीं कहना चाहता है कि वो राहुल बाबा
कहीं कोई उपयोगी सिद्ध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही करती है कि ये कांग्रेस के लोग जिसको नेता मान रहे हैं वो नेता को सद्बुद्धि भगवान दे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आपने अपनी बात रखी, रामकेश जी शायद सुन रहे होंगे इन सभी बातों को। रामकेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा है चौधरी साहब जी, जो अभी इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि यहाँ स्टेट में हमारे जो पीसीसी के चीफ हैं डोटासरा जी की। तो मैं इनको एक बात ये कहना चाहता हूँ, डोटासरा जी के खिलाफ ये 2.5 साल से लगातार हाउस में, बाहर, प्रेस, मीडिया में आरोप लगा रहे हैं। इनको रोक कौन रहा है? जब उन्होंने वहां पर अगर कोई गड़बड़ की है तो इनकी सरकार, यहाँ भी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। अगर कांग्रेस के लोगों ने कोई ज्यादती की है, कोई जुल्म किया है, कोई अपराध किया है, तो इनको ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। ये कोई भी जांच जो है करके और ये आगे नहीं बढ़ पाए। कार्रवाई के लिए ये केवल बातें कर रहे हैं। और आज जो हुआ है केंद्र में, ये कितनी भी बात करें, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बच्चों के साथ, राजनीतिक दलों के साथ ये करे कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ में, और ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ पैर तोड़ दिए, फ्रैक्चर कर दिया, उनके माँ बाप, आज पूरा देश उनको देख रहा है, और फिर भी ये सरकार कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया। इसका मतलब इनके इरादे ठीक नहीं है। अगर ये और भी आंदोलन अगर आगे बढ़ता, जैसा बोल रहे थे तो आप समझिए डोटासरा जी ने जो वहां पर शहीद हो गए बच्चे, उनकी भी दया इन पे नहीं है। बेन जी डोटासरा जी के बारे में जो ये कह रहे हैं, यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी कानून के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी। वो दिन भी आएगा जब डोटासरा सलाखों के अंदर होगा। इसको जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तानाशाह नहीं है, राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रक्रिया से काम चल रहा है, इसलिए प्रक्रिया से जो काम होगा वो प्रक्रिया से वो काम होगा। और ये जो जिस प्रकार के बड़बोलेपन से जो युवाओं को जो भड़काने का काम कर रहे हैं, केवल अपनी बेतरनी पार करने के लिए जो ख्वाब देख रहे हैं, सेंटर के अंदर जिस प्रकार के ख्वाब देख रहे हैं, आज देश दुनिया में जिस प्रकार का मान बढ़ा है, भारत की जिस प्रकार से आंतरिक शक्ति और सामरिक शक्ति जिस प्रकार से बढ़ी है, और जिस प्रकार से युवाओं को जिस प्रकार आगे बढ़ाने का काम किया है, निश्चित रूप से युवा इस बात को भी समझेगा कि कौन लोग इसको जो है इस प्रकार करना चाहते हैं। आज अन्ना हजारे जी ने जो बयान दिया है, ऐसा बयान नहीं, इनको भी समझना चाहिए। गांधीवादी नेता ने कहा है कि हिंसा का कोई रास्ता नहीं है और न हिंसा के हम पक्ष में है। ये इस प्रकार की बयानबाजी करके इसको हिंसात्मक रूप नहीं। कि आप लोग तैयार है, बीजेपी तैयार है अगर आगे आप ऐसा है। बेन जी एक बात सुनिए जी। 10 लाख बच्चे जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, 10 लाख बच्चे, और 1 महीने से उनकी सुनवाई नहीं करके, और फिर तानाशाही रवैया क्या होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इससे ज्यादा तानाशाही सरकार हमने कभी देश में देखी नहीं है। और उनके साथ संवाद करना तो दूर, उनके साथ बल प्रयोग किया गया, और बल प्रयोग भी पुलिस के द्वारा नहीं, बीजेपी और आरएसएस के गुंडे उसमें घुस करके बच्चों को बुरी तरह लहूलुहान किया है। उनके माँ बाप आज सदमे में है, पूरा देश सदमे में है, और ये रामकेश जी ये उन्होंने कहा घटना है कि कभी भी ये देश भूलेगा नहीं। बेअन जी जिस प्रकार की भाषा ये बोल रहे हैं, आरएसएस को गुंडा बता रहे हैं, जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इनको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ना चाहिए। इस प्रकार की भाषा ना हमने उपयोग किया, हम लोकतांत्रिक भाषा का उपयोग करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारत की सरकार इनका जो धार्मिक आतंकवाद है, और जिस प्रकार का ये बातें करते हैं ना, इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। ये इनको इसलिए नहीं पच रहा है कि इनकी दाल गल नहीं रही है। इनकी दाल गलाने के लिए इस प्रकार की भाषा अनर्गल बोल रहे हैं। भारत की सरकार ने युवाओं के साथ में जो किया है,
निश्चित रूप से युवाओं के साथ सरकार है और सरकार जो है देश में इस प्रकार का अमन चैन चाहती है। रामकेश जी का ही प्रश्न है, मैं ले लेता हूं इसे, क्योंकि मैंने उन्हें सुना अभी कहते हुए। वो ये कह रहे हैं कि जब भी हम बीजेपी को उनकी गलतियां गिनाना शुरू करते हैं या बताते हैं तो वो वहां से किसी को भी देशद्रोही बताने लग जाते हैं। ये क्यों कहा जाता है आप लोगों के लिए? देखिए, कांग्रेस एक भी उदाहरण बता दे, भारत की सरकार ने जनहित के मुद्दे पे प्रधानमंत्री ने जिसको ये कहा हो कि महापाप है, जिसके लिए सीबीआई जांच की घोषणा आदेश दिए हो, जिसपे धर्मेंद्र प्रधान जनहित में युवाओं के लिए इस्तीफा देते हो, उसको ये लोकतांत्रिक मुद्दा नहीं मान करके इसको क्या कहना चाहते हैं? इससे बड़ी लोकतंत्र की क्या खूबसूरती होगी कि युवा इससे बड़ी खूबसूरती, अगर इससे बड़ी क्या खूबसूरती होगी? इनका मुख्यमंत्री आज तक जांच का सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई? ये लोग क्यों नहीं हाउस में बोले सीबीआई जांच के लिए? केंद्र सरकार का तोता है, जो केंद्र सरकार बोलती है वो सीबीआई बोलती है। अभी भी ये जो चूंकि चोर की डाडी में तिनका है, इसलिए वही भाषा बोलते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि हमारी बातों में एक सुचिता रहे, है ना। हम हमारे यहाँ पर साथ में मौजूद है राजस्थान हाई कोर्ट के राजेश जैमिनी जी हैं, एडवोकेट, और एक सवाल इनसे भी लेंगे। राजेश जैमिनी जी की आप बताइए कि अभी आप इतनी देर से जैसे हम बात कर रहे थे, आप सुन रहे थे मुझे, आप किस नजरिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है? आप कांग्रेस से हैं। बेअंत जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स इस बात का दूंगा जी कि आपने इस कीड़ा ही बहुत होगा बात रखने का एक मंच दिया। दूसरा, जो सबसे बड़ा जो आप जंतर मंतर पे जो ये छात्रों का आंदोलन हो रहा है जी, मैं कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ सबसे पहले मैं इस देश का एक नागरिक हूँ और मेरे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मुझे मेरे संविधान ने दिए, वो मुझे न भाजपा ने दिए न मुझे किसी कांग्रेस पार्टी ने जी। आज एक आम आदमी अपने बच्चों को जब पढ़ाता है, लिखाता है, तो वो एक सपना देखता है, एक परिवार का एक सपना होता है। वो छात्र केवल एक छात्र नहीं होता, वो अपने परिवार का एक बहुत बड़ी खुशी का माध्यम होता है जी। और एक मध्यम वर्गीय परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा त्याग और बलिदान करके वो अपने बच्चों को स्टेज पे लाते हैं कि वो कोई प्रतियोगिता परीक्षा पास कर सके। ठीक है। जंतर मंतर पे जो ये मैटर हुआ, ये नीट एग्जाम को लेकर के ये छात्रों ने आंदोलन किया। एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। पहले ये पेपर लीक हुए, फिर दोबारा री एग्जाम हुआ। क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ एक एडवोकेट भी हूँ जी। अभी इस मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात कर दूं, क्योंकि ये बात अपने गंगापुर से भी जुड़ी हुई है और मैं गंगापुर का ही बाशिंदा हूँ, तो पहले इस बात को कहना मैं ज़्यादा वाजिब समझता हूँ। एक गंगापुर की बच्ची और एक जयपुर का लड़का, मेरे पास एक मैटर अभी की बात कर रहे हैं आप? मैं इसी जो नीट एग्जाम हुई है, अभी री एग्जाम हुई है, उसी के मैटर पे आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। जो फैक्ट्स की बात है, न इसमें कोई कांग्रेस पार्टी का मैटर है, न इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का मैटर है जी। उस बच्ची का केस ये है, और उस बच्चे का केस ये है कि उसने एग्जाम दी। एग्जाम में जब उसने पेपर्स मिलाए, आकाश कोचिंग में वो स्टडी कर रही है गंगापुर सिटी में, तो उसके 632 मार्क्स उसके मीट आउट हुए, मिलान में उसके सही पाए गए। रिजल्ट जब आया तो उसके 275 अंक आए, वो आश्चर्यचकित हो गए, पूरा परिवार आश्चर्यचकित हो गया। ये मैं फैक्ट्स की बात है, मेरे पास फाइल है, अगर कोई मेरी बातों से असहमत हो तो अलग से मुझे व्हाट्सएप पे या जैसे भी वो देखना चाहे, मेरे पास इस बच्चे की पूरी और उस बच्चे की पूरी डॉक्यूमेंट्स है, मैं दिखा भी सकता। ठीक है। सवाल इस बात का है कि 632 मार्क्स को 275 कर दिया, उस बच्ची का नाम चेंज कर दिया। अच्छा। मैनिपुलेटिंग करके उस बच्ची का नाम चेंज कर दिया, फादर्स नेम चेंज कर दिया, मदर्स नेम चेंज कर दिया, और उस बच्ची के इवन रोल नंबर तक। ये ओएमआर शीट की बात कर रहे हैं? ओएमआर शीट जो मेल से हमें प्राप्त हुई है, हमने कंप्लेंट डाली, हमसे मतलब मेरे क्लाइंट ने कंप्लेंट डाली। ठीक है। कंप्लेंट डाली तो वहां से नेट के जरिए हमको जो ओएमआर शीट हमारी आई ईमेल पर, उसमें हमारा नाम चेंज है, उसमें हमारा फादर्स नेम चेंज, उसमें मदर्स नेम चेंज है, उसमें इवन हमारे रोल नंबर चेंज है। स्कैन जब हम करते हैं, रोल नंबर डालते हैं, वो ओएमआर शीट हमको प्राप्त हुई। ठीक है।
सवाल इस बात का है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। जब अपन खिचड़ी पकाते हैं तो एक चावल का दाना उठा के उसमें देखते हैं कि खिचड़ी पकी है नहीं पकी। ये 2 मैटर मेरे पास आए, हो सकता है ऐसे हजारों लाखों मैटर जी। एक एक बच्चे को पास आउट करने के लिए मेरी जो ये क्लाइंट है 2, इनकी जो ये सफल हुए उन क्लाइंटों की असफल विद्यार्थियों को OMR सीट दी गई है, जिससे स्पष्ट साबित होता है। खैर ये मैंने सारा मैटर न्यायालय में पेश कर दिया और 29 तारीख को इसका आर्गूमेंट। अच्छा, इसमें हमने ओरिजिनल रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट की है, कोर्ट से प्रेयर किया कि हमें ओरिजिनल रिकॉर्ड उस सेंटर का दिखाया जाए और बच्ची के ओरिजिनल मार्क्स के हिसाब से उसको गवर्नमेंट कॉलेज। ये जो आप मैनिपुलेट करने की बात कर रहे हैं OMR शीट में, आप कह रहे हैं कि नाम बदल दिया गया है, ये कैसे संभव है? क्या देखा आपने ऐसा वहां पर? OMR शीट सर मेरे पास है, जो मेल से वो हमको भेज रहे हैं। हाँ, वो जो NTA हमको जो OMR शीट मेल से हमने मांग रहे हैं ना उनसे, जो रिजल्ट शो होता है, तो वो हमारी OMR शीट उन्होंने हमको डाली। ये NTA ने डाली है हमें, ठीक मेल से। तो इसमें तो कोई, ये तो अनडिस्प्यूटेड होगी। जब आप डाल रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं, तो नाम चेंज है, फादर्स नेम चेंज है, मदर्स नेम चेंज है। और ऐसा एक बच्चे के साथ नहीं, ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ। पर मेरे पास 2 मैटर इस मैटर को लेकर के आए हैं। तो सवाल इस बात का है कि धांधली किस स्तर पर हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात के लिए आज थैंक्स बोल रहा हूं कि आज जब ये आंदोलन खत्म हो गया और जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो वो हमारे छात्रों को छात्र बोल रहे हैं। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि विगत 1 माह से ये लोग छात्रों को पाकिस्तानी बोल रहे। नहीं, कौन बोल रहा था? भाजपा के कई हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, भाजपा के जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, वैसे किसी का बयान थोड़ी ना, बयान ऑथेंटिक किसी नेता का नहीं है। हाँ। पर भाजपा के जो कार्यकर्ता है, भाजपा के जो पदासीन लोग हैं, मैं आज क्योंकि रिकॉर्ड नहीं रख पाया उन चीजों के, वो छात्रों को छात्र मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे हैं कि ये विपक्ष का एक स्कैंडल हो रहा है, वो कोई छात्र नहीं है, वो उसमें लोग घुस करके वो आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं, जबरदस्ती हमारा माहौल खराब कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा इस बात का स्पष्ट तौर से प्रमाण है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। कोई भी इतनी बड़ी पार्टी जो इतने दिनों से सत्ता में है, कभी भी अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती यदि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता। नहीं, आपने कहा कि नहीं लेती, तो अगर ये शायद आंदोलन या धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल नहीं होती, तो भूख हड़ताल और ये नहीं होती तो ये कभी इस्तीफा नहीं होता। और ये इसी प्रकार ये तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर देगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पे बात, देखो वेद जी ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने समय समय पे अपना मुद्दा उठाया है, हर प्रकरण में उठाया है। लेकिन आज इस आंदोलन को यदि कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंट करती तो सीधा सीधा विपक्ष पे ये आरोप आता कि ये तो विपक्ष वाले लोग हैं और इस प्रकार बदनाम करने के, और कभी इस्तीफा नहीं होता। ये किसी राजनीतिक पार्टी ने ये आंदोलन नहीं किया है, ये केवल देश के छात्रों ने आंदोलन किया है। दावे के साथ आपसे कह सकता हूं कि आज भाजपा बैकफुट पे आकर के धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया। हम रामकेश जी और मान सिंह जी की ओर बढ़े, उससे पहले हम चाहेंगे कि सुशील दीक्षित जी आप क्या कहेंगे जो इन्होंने कहा अभी राजेश जैमिनी जी ने? नहीं, राजेश जी जैमिनी ने जो बात बताई वो वास्तव में बहुत, मैंने तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। किस तरह नाम बदल जाना, मार्केट दूसरी आ जाना। मैं तो इस पे ये अब ये कोर्ट कचहरी का मामला है, पता नहीं क्या है कैसा है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक छात्र आंदोलन की बात है, निश्चित रूप से मान के जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन ये छात्र आंदोलन था, ठीक। और जहाँ तक सोशल मीडिया पर जो स्टेटमेंट लोगों के आ रहे थे, जिस तरह की बातें हो रही थी, उन बातों में एक वातावरण को खराब करने की, वातावरण को बनाने की कोशिश लोगों ने की। जहाँ तक कांग्रेस का शामिल होने की बात है, आप ये देखिए वहाँ कांग्रेस नहीं, सारे विपक्षी दल 1 तारीख को एक कार्यक्रम ये चालू हुआ, आंदोलन चालू हुआ। आंदोलन चालू होने से 20 तारीख तक ऐसी कोई बात थी नहीं, तब ये छात्र आंदोलन चल रहा था। 20 तारीख जब तक, तब तक ना किसी राजनीतिक दल की एंट्री हुई, एक भी विपक्ष का दल जो वहाँ किसी का इस आंदोलन की में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे 20 जुलाई तक, तब तक वहाँ कोई पहुंचे नहीं। अब जब, और ये बाहर से धीरे धीरे सारे लोग अपने अपने स्टेटमेंट देते रहे, और लास्ट में जब 20 तारीख को ये हुआ तो इन्होंने बिल्कुल निश्चित मान चलिए कि विद्यार्थी और छात्र जो वास्तव में इस आंदोलन को चला रहे थे, निश्चित मैं मान चलता हूँ उनका इसमें कोई ऐसा रोल नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से मान चलिए विरोधी दल के लोगों ने, विपक्ष की पार्टियों ने इस तरह से जब उसको देखा कि यार ये इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, हमारा इसमें कोई पार्टिसिपेंट है नहीं,
तो वहां से सभी कुछ विपक्षी ऐसे दल की बात कर रहे हैं। भी बिल्कुल। और इसमें फिर ये सब लोग उसमें बीच में कूदने लगे और ऐसे तत्वों का वहां प्रवेश हुआ जिन्होंने इस छात्र आंदोलन को बदनाम करने को, और सरकार इस चीज को लेके हमेशा बहुत संवेदनशील थी। ठीक है। हमेशा, क्योंकि जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं आप जिन धर्मेंद्र प्रधान की बात करते हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान भी छात्र विद्यार्थी जीवन से ही विद्यार्थी परिषद के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे और छात्र आंदोलन से ही नेता बने। वो निश्चित रूप से विद्यार्थियों की पीड़ा को जानते हैं, स्टूडेंट की पीड़ा को जानते हैं। और आप ये मान के चलिए, उन्होंने इनका इस्तीफा कोई बहुत बड़ा इशू मैं उसको मानता नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था, परिवार में जब 5 लोग, हम सब परिवार के 5 लोग हैं, और जब उनको कोई मेरे प्रति, मेरे पास कोई जिम्मेदारी है, मेरे परिवार के और लोगों को वो रास नहीं आती, मान लो वो असहमति जता रहे हैं, तो परिवार के मुखिया का काम है अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने परिवार को संतुष्ट करने के लिए, और उनको कहेंगे भाई आप आज से सुशील जी आप ये काम नहीं करेंगे, आप दूसरा काम करेंगे। इसमें इतना बड़ा कोई इशू बनाने वाली कोई बात थी नहीं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने सदन से भागने का काम किया, विपक्षी दलों ने, आप तो ये देखिए, जैसे ही उधर आम आदमी पार्टी के मुखिया पहुंचे, उधर कांग्रेस के मुखिया वहां पहुंचे, आप देखिए क्या स्थिति हो गई। आप केजरीवाल जी अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, और दूसरे विरोधी दल है वो अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। वहां जब उनको श्रेय लेने की ओर एक तरह से लग गई, और वहां कभी भी कांग्रेस ने जनहित के मुद्दों को कांग्रेस ने कभी उठाने में अपने आप को समर्थ नहीं पाया, हमेशा दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाई है। आप ये देख लीजिए, किसान आंदोलन के नाम पे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसका अंतिम आप ये देखिए, तब भी इस तरह की बात हुई। आप जितने भी विपक्षी दल हैं, उन्होंने जिस तरह का देश पे वातावरण तैयार किया, ऐसा भयावह वातावरण बनाया कि बहुत ही सोचनीय विषय बन गया। और उसका अंतिम आप देखिए, लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने कितने संवेदनशीलता से काम लिया कि लाल किले पर पहुंचकर भी, और जिस तरह का तांडव किया, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने पूरे संयम के साथ, इस सरकार ने पूरे संयम के साथ उसको लिया, और वही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जी, इसलिए विधायक रामकेश मीणा जी की ओर रुख करेंगे। आपकी क्लोजिंग लाइन क्या रहेगी? रामकेश जी सुन पा रहे हैं आप? मान सिंह जी आप सुन पा रहे हैं हमें? रामकेश मीणा जी आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद वहां से कनेक्शन टूट गया है। चलिए, डिस्कनेक्ट होने की वजह से शायद हमारी बात मान सिंह जी और रामकेश जी से अभी नहीं हो पा रही है। लेकिन चूंकि अभी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है बीजेपी से निवर्तमान जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित जी, और राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट राजेश जैमिनी जी हैं, और आप कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप पूर्व जिला महासचिव भी रह चुके हैं। तो राजेश जैमिनी जी, जैसे कि बात चल रही थी अभी, रामकेश जी ने भी कहा था कि भाई डोटासरा जी की बात जहां पर चल रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डोटासरा जी जो थे उन पर केवल आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन बीजेपी कभी उनको सिद्ध नहीं कर पाई है ना। और वहां पर मान सिंह जी का कहना है कि भाई हम तो तैयार हैं कार्रवाई करने को, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में जो डोटासरा जी है वो सलाखों के पीछे दिखे। आप क्या कहेंगे? देखिए बेअंत जी, दो बातें में इसमें निकल के आती है, मोटी मोटी है कि डोटासरा जी के खिलाफ यदि कोई इनके पास कोई ऐसा कोई इशू है जिसमें डोटासरा जी या उनका परिवार दोषी है जी, तो आज सत्ता आपकी है, आज प्रशासन आपके हाथों में है, आप उन पर कार्रवाई कीजिए। कानूनी रूप से जो उन पर एक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए। यदि डोटासरा जी का कोई दोष है, 3 साल तो भाजपा सरकार को बने होगा, अभी तक कोई वो प्रमाणित नहीं कर पाए, फिर भी अभी 2 साल इनके पास है, ठीक है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, जेल भेजिए उनको, यदि उन्होंने कोई दोष किया है तो होना चाहिए। अब दूसरी बात ये निकल के आती है कि कहीं पेपर लीक होता है या कहीं कोई क्राइम होता है, तो आप इस बात को कहते हैं कि भाई कांग्रेस शासनकाल में भी ऐसा हो चुका है, कांग्रेस के राज में भी ये चीजें हुई है। तो मेरा इस पे कहना ये है कि भाई पब्लिक ने कांग्रेस के कार्यकाल से असंतुष्ट हुए होंगे, तभी सत्ता में आपको लाए, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो
और राजस्थान में हो, तो उस चीज को आप अलग हटके आप कुछ नया ऐसा कीजिए ना, कम से कम आपके कार्यकाल में तो ये चीजें नहीं हो। ये कोई तार्किक लॉजिक मतलब लॉजिकली वो इसका आंसर नहीं है कि ये कांग्रेस राज में भी हुआ था तो क्या हो गया, हमारे राज में भी हो गया था। जनता ने आपको चुना है ना। नहीं, लेकिन एक आपको पता हो तो डोटासरा जी का वो वीडियो है, वो वायरल हो जाता है अचानक कि उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया था कि भाई आप लोग आज इस्तीफा मांग रहे हैं, आपसे भी एक बार कहा गया था तो आपने कहा था कि भाई नीट एग्जाम जो है हम थोड़े ही कराते हैं, एजेंसी कराती है, तो इस्तीफा क्यों दिया जाए। लेकिन आप आज जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है उसके लिए आप बोल रहे थे, आप क्या कहेंगे? जवाबदेही बेहतर जी जो सुप्रीम होता है उसकी होती है। आज जिला कलेक्टर यदि हमारे सवाई माधोपुर में बैठते हैं तो गंगापुर सिटी में जो प्रशासनिक हल्का है उसमें किसी भी तरह की कोई बात होती है तो जिला कलेक्टर ये कह के उसमें अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वो गंगापुर का मैटर है और वो जेईएन ऑफिस का है या ईएन ऑफिस का, मेरा मामला नहीं है। आप जिले के प्रोटोकॉल में सबसे बड़े अधिकारी हैं, आपका राइट है, जिले में कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए प्रशासनिक। तो ये किसी भी सुप्रीमो को ये कहना कि ये एग्जाम एक संस्था कराती है, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, ये इतनी सी नहीं हो सकती इस बात की। पर सीधा सीधा मुद्दा जो मैं इस बात पे जो आपकी डिबेट है इसमें बहुत अच्छा एक मैटर ये निकल के आता है कि राजनीतिक चीज़ों को थोड़ी देर के लिए अपन एक साइड लाइन कर दें जी, तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा पर्सनली मानना है। जब हम बात कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने की करते हैं तो हमें अपनी बात कहने जब वो बातें कही जाती है जो हमारी पार्टी के हित में होती है। सुशील जी मेरे साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ये वो बात कहेंगे जो इनके भाजपा को जो पार्टी के हित में होगी। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें अलग हटके और ये बात आपसे स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमारा जो संविधान है वो बहुत खूबसूरत है, अपनी बात कहने का सबको राइट है, अपना विरोध प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। केवल आपकी सरकार के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात से आप उनको अलग अलग नामों से इंगित करके केवल छात्रों को छात्र नहीं कह करके आप कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी उसमें आ गए। एक तरफ आप अभी कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं इसको आंदोलन को उठाया, और राहुल गांधी जब उसमें जाते हैं या केजरीवाल जी जाते हैं तो आप कहते हैं वो क्यों गए, भड़का दिया उन्होंने जाके। शुरुआत क्यों नहीं की? काश वो अगर शुरुआत करते तो शायद ये आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने उस स्तर पर नहीं की जिस स्तर पर छात्रों ने की। पर ये जो छात्रों ने शुरुआत की ये एक देश में भाजपा सरकार के खिलाफ एक आक्रोश है। मैं आपको दावे के साथ ये कह रहा हूँ, ये आंदोलन व्यवस्था के खिलाफ है या भाजपा के खिलाफ है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे है। यदि ये 5-7 दिन आंदोलन और चल जाता तो जैसा कि आप एक मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीडिया से है, तो आपको सब पता है देश में क्या हालात होने वाले थे। गली गली गांव गांव शहर शहर में आंदोलन कितना, ये कोई कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस का आंदोलन नहीं, छात्रों का जो आंदोलन है, छात्रों के पेरेंट्स चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे उसमें। ये नहीं कह रहा मैं कांग्रेस के लोग ही थे, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया वो लोग भी आज जंतर मंतर पर उपस्थित थे। केवल ये कह देना कि वो विपक्ष के लोग थे ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग उसमें थे, जिनके बच्चे उसमें प्रताड़ित हुए इस मैटर से, वो लोग भी उसमें थे। तो ये मामला किसी भाजपा या कांग्रेस पार्टी का नहीं है। देश में मोदी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है इस समय। 5-7 मोदी जी ने उनका इस्तीफा इसलिए लिया कि यह आंदोलन यदि 5-7-8 दिन और चल जाता तो सरकार के खिलाफ इतना बड़ा एक देश में जन आक्रोश होने वाला था कि उनको गद्दियों पे बैठना, घरों में रहना बहुत दूभर हो जाता, और छात्र जो हमारे युवा हैं उनको गद्दी से उखाड़ फेंकते। ये मैं आपको बात एक कहना चाहता हूं। सुशील जी आपकी तरफ आएंगे, और जैसा आपने सुना अभी राजेश जैमिनी जी कह रहे थे ये सब बातें, आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? नहीं, इसमें स्पष्टीकरण की बात नहीं है जी। छात्र आंदोलन इस देश में समय समय पर होते आए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश में आसाम में बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ। जो जेपी आंदोलन हुआ वो भी छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था और देश में बहुत बड़ी क्रांति आई थी। आंदोलन छात्रों को करने का देश में एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन करने का सबको अधिकार है। चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे वो और विपक्षी दल करे, चाहे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किए। जहां तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात है, जब आप बैठ गए हैं तो उसी बात तो होनी है। तो आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ने, प्रदेश के प्रधानमंत्री प्रमुख सेवक ने जी निश्चित रूप से छात्र हितों की रक्षा के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया है।
और विपक्ष इस समय स्तब्ध है कि अभी इसमें विपक्ष में यह आंदोलन जब बीच में श्रेय लेने की होड़ इतनी मच गई थी, अब ये जब ये पूरा हो गया तो वो रोज नई नई बातें करने वाले हैं। और अभी मेरे छोटे भाई और मित्र एडवोकेट साहब ने एक बात और कही थी कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि तो आंदोलन शांत हो गया, नहीं तो बहुत बड़े आदमी को भी इस्तीफा वाली बात नहीं बताती है। निश्चित मान चलिए आप कि कांग्रेस के पास में ना तो कभी कोई मुद्दे रहे, ना कांग्रेस के पास कोई मुद्दे होने वाले हैं। ये 100% राष्ट्र हित में काम करने वाली सरकार है, जनता के बीच भरोसा करने वाली सरकार है। जिन लोगों ने 60 वर्ष तक व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं ला सके, 60 वर्षों तक देश पर राज करने के बाद भी व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं ला सके, वो छोटी सी बातों, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े हल्ला मचाना शुरू करते हैं। आप निश्चित मान के चलिए मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और निश्चित मान के चलिए ऐसे आज के बाद में जी निश्चित रूप से भारत की शैक्षणिक व्यवस्थाओं में, भारत की प्रतियोगी परीक्षाओं में आप में निश्चित रूप से ये आंदोलन तो मील का पत्थर साबित होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इस आंदोलन से जो चीजें निकल के आएंगी या आई हैं, और जो सरकार अब जो कदम उठाने वाली है, मैं आपको पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आमूल परिवर्तन होगा। और जो छात्र जो आज इस स्थिति में है, वो निश्चित रूप से अपने आप को बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे कि वास्तव में इस देश की व्यवस्थाओं में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन आया है। आप निश्चित रूप मान के चलिए, जी न्यूज भारत ने संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को ये मंच देने की कोशिश की थी ताकि जो बातें हैं वो लोगों के बीच तक जा सके। और अगर आप हमारी दृष्टि से देखें तो ये अब तक का शिक्षा के लिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, उसमें हो रहे भ्रष्टाचार या अनियमितताओं के लिए सबसे बड़ा आंदोलन था। लोगों ने बार बार इसे एक उपद्रवियों का आंदोलन बोला, इसे एक बाहर से आए हुए लोगों का आंदोलन बोला, किसी ने इसमें विदेशी ताकतों का हाथ बताया, बहुत सारी बातें हुई। इस एक महीने के दौरान देश के नागरिकों ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन तय करने वाले भी देश के नागरिक ही होते हैं। इसी के साथ इस संवाद कार्यक्रम को हम यही खत्म करेंगे। और सभी जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे, मैं एक बार और चाहूंगा कि अगर अभी भी आवाज आ रही हो, मान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हों। मान सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। तो मैं सभी जो अतिथि साथ में जुड़े थे उनका धन्यवाद करूंगा, मान सिंह गुजर जी का और रामकेश मीना जी का, और साथ में यहाँ स्टूडियो में जो मौजूद हैं सुशील दीक्षित जी और राजेश जैमिनी जी का। आप सभी ने हमें समय दिया, और इस कार्यक्रम में आज इतना ही। मैं बेअंत सिंह चौधरी, जी न्यूज भारत के।